जय हिंद एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। यहाँ से हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे हमारे इंडिया से रिलेटेड, तो इसलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलिज्म इन इंडिया हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें होता है नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का कारण क्या था, उससे पहले पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। फिर पढ़ेंगे हम लोग वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या था। एंड स्टार्ट होगा हमारा इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। नेशनलिज्म इन इंडिया, देखो सबसे पहला चीज आता है नेशनलिज्म का डिफिनेशन। डिफिनेशन में जैसे इसका मतलब होता क्या, नेशनलिज्म वो होता है लाइक अ सेंस ऑफ यूनिटी। इट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट। एक तरह से क्या है कि आंदोलन है जिससे हमसे क्या मिलता है, सेंस ऑफ यूनिटी और बिलोंगिंग टू द नेशंस, ठीक है। ये सेंस ऑफ यूनिटी को दर्शाता है। नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट कंट्री दैट हेल्प्स इन यूनिटी इन इट्स पीपल। यह एक एकता को बोध करता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब बहुत सारा डिफिनेशन अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से अलग अलग सबका डिफिनेशन होता है। जैसे नेशनलिज्म इज आल्सो टेल्स अबाउट टू सैक्रिफाइस आवरसेल्फ विदाउट एनी मींस, ठीक है। लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स अ नेशन, बिलोंगिंग्स टू द नेशन, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका कारण क्या था, कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो इससे पहले हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं कि नेशनलिज्म का कारण पहले था क्या। इससे पहले हम लोग बैकग्राउंड अगर चले पीछे 100 साल या 50 साल पीछे चले जाए, तो ब्रिटिश जैसे ही हमारे इंडिया में आए, तो ये ना बहुत ज्यादा हम लोग के इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजियस, सोशल, कल्चर और एंड बहुत सारे तरीके से क्या कर रहे थे, हम लोग को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जो कि ये क्या हुआ कि धीरे धीरे उग्र बनते चला गया और हम नेशनलिज्म को प्रोवोक किया, ठीक है। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। ये सबसे बड़ी कारण है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का, ठीक है। जो हमारे ब्रिटिश, हमारे ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी और हाई टैक्सेशन, जैसे उस समय चल क्या रहा था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर को कंपेंसेट करने के लिए वहां पे हमारे इंडियंस लोग क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो हाई टैक्सेस लगा रहे थे ड्यू टू द कंप्रोमाइज इन द यूरोप, है ना। जो भी यूरोप में वार चल रहा था उसका कंप्रोमाइज करने के लिए क्या कर रहे थे ये लोग, हम पे हाई टैक्सेशन पावर लगा रहे हैं। जिससे क्या हुआ ना कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हम लोग का डाउन हो गया। वो कहते हैं ना कि स्वर्णिम भारत है ना, विकसित भारत और विश्व गुरु भारत। ये जो हमारा पहले जो भारत था, ये धीरे धीरे क्या हुआ कि चूसते चला गया, है ना। तो आगे देखो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, ये दिए कौन थे, दादा भाई नौरोजी, याद रखना, ठीक है। पहला ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसमें दादा भाई नौरोजी लिखे थे कि हमारे कैसे हमारे देश को लूटा जा रहा है और हमारे इंडिया से जो भी पर्सनल ट्रेड करके हाई टैक्सेशन से ये सब जो भी ट्रेड करते थे वो अपने लंदन में भेजते थे एज एन इन्वेस्टमेंट, फिर क्या करते थे वो अर्न करते थे, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, सोशल एंड रिलीजियस जो कॉजेज है हमारा। देखो सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लॉ वगैरह बनाया गया था जिससे क्या हुआ ना कि हमारे सोशल और रिलीजियस में बहुत ज्यादा क्या हुआ कि उग्र बन गए, वो भी लोग उग्र बने। कैसे, जैसे बैनिंग ऑफ सती प्रथा। अब सती प्रथा तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, मतलब हम अगर नॉर्मली सोचा जाए तो मेरे लिए तो अच्छा ही है कि सती प्रथा, हाँ भाई बैन किया, बहुत अच्छी बात है। बट तुम इन कंटेक्स्ट ऑफ हिंदू देखो, हिंदू में क्या हो रहा है, हिंदू में हमारे चल रहा है क्या कि भाई हाँ, जैसे मान लो शादी विधवा विवाह क्या है, विधवा पुनर्विवाह वो अलाउड नहीं है। बट हमारे अंग्रेजों क्या किए, ब्रिटिशर्स क्या किए, उनको बैन कर दिए। बट उनके लिए और कुछ जो लिबरल्स है उनके लिए तो अच्छे थे, बट हिंदू रिलीजन के कंटेक्स्ट में देखो वो तो सही नहीं थे ना, वो उनके खिलाफ जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे हम देखा जाए कि बैनिंग ऑफ सती प्रथा किसके द्वारा किया गया था, पहला याद रखना, सती प्रथा किए थे स्टार्ट विलियम बेंटिक, याद रखना नाम, ठीक है, बेंटिक, ठीक है। चाइल्ड मैरिज को अलाउड कौन किए थे, विडो रीमैरेज को अलाउ कर रहे थे, विडो रीमैरेज को, ठीक है। विडो रीमैरेज को अलाउड करने वाले थे हमारे
कैनिंग साहब थे, ये क्या किए थे, विडो रीमैरिज को अलाउड कर दिए थे। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था। बहुत सारा एक और कारण था, जैसे हमारे बारबेरियंस और क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन के बेसिस पे वो करना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सबसे बड़ा कारण था कि वो अपने आप को समझते थे। एक थ्योरी था, याद रखना, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। ये था क्या, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी ये था ना कि वो अपने आप को सिविलाइज मानते हैं, ठीक है, अंग्रेजी लोग हैं, और वो ये ऐसा उसको उस पे भार बोझ टाइप कह सकते हैं कि उन पे है कि हमें क्या करना है, बारबेरियंस जो असभ्य लोग हैं उनको क्या करना है, सभ्य बनाना है, ठीक है। अब देखो इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन एजुकेशन। देखो सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या बनाना कि जो भी एजुकेशन सिस्टम और हमारे वेस्टर्न कल्चर आया, ये तो एक तरह से बुरी प्रभाव भी डाला और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी डाला। जैसे कैसे, पॉजिटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव ये हुआ ना कि लाइक लिबरल्स आइडियाज लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब का विचारधारा क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। हमारे जो भी ब्रिटिश एजुकेटेड पीपल्स थे लाइक दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में क्या हुआ कि नेशनलिज्म का एक क्या कह सकते हैं, लिबरल आइडियाज का क्या हुआ, इमर्ज हुआ, ठीक है। और एजुकेशन कैसे कह सकते हैं, एजुकेशन से क्या हुआ ना कि उससे क्या हुआ कि एक प्लेटफॉर्म मिला ताकि सभी के प्रॉब्लम्स को हम समझ सके, ठीक है। जिससे क्या हुआ ना कि सब अपने अपने लोकल रीजन्स के जो भी लोग थे वो अपने सब अपने प्रॉब्लम्स को बता रहे थे कि हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम इन इंग्लिश, या वी हैव दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पे सब आके क्या कर सकते थे, अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते थे। तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट डाल दिया एजुकेशन, ठीक है। अब पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, पोएट्री, डांस, ये सब क्या किए, ये पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग हो गया, हमारा पोएट्री हो गया, ये सब क्या कर रहा था, ये भी क्या कर रहा था, इंपैक्ट डाल रहा था, ठीक है। अब देखो सुने कि नहीं, मेरा रंग दे बसंती चोला, कौन है ना, भगत सिंह का मूवी देखे होंगे तो आपको पता चला होगा मेरा रंग दे बसंती चोला जो भगत सिंह के मूवी में गाया गया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब भी ये 15 अगस्त 26 जनवरी आता है, ये सब आता है, तो हम लोग के क्या आता है ना, नेशनलिज्म जाग जाता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ये हमेशा रहनी चाहिए, है ना। देखो तो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हो गया, पोएट्री हो गया, डांस, जैसे वंदे मातरम लिखा गया था, कौन लिखे थे पता है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जन गण मन एकला चलो रे, ठीक है, ये दोनों वंदे मातरम, जन गण मन एकला चलो रे, ये सब रिवोल्यूशनरी का एक मूवमेंट का एक क्या का इंपैक्ट डाला, ठीक है। अब रोल ऑफ प्रेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये देखो प्रेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये सब कम ही लोग पढ़ते थे, पढ़ते तो बहुत कम थे, बट इंपैक्ट क्या कर रहे, ये ग्रेजुअली ये इंपैक्ट डाल रहे थे, ठीक है, इनडायरेक्टली। मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, प्रेस हो गया, ये हर दिन ऐसे ऐसे खबर ऐसे छापते थे कि मतलब समझो कि हर एक आदमी को, मतलब मान के चलो एक गांव में 4 लोग पढ़ने वाले हैं और बाकी सब अनएजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। अगर वो 4 लोग किसी और को बताते हैं, डेली पढ़ते हैं, अगर किसी और को बताते हैं, तो एक क्या होता है, एक नेशनलिज्म का इवोक होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा नेशनलिज्म इवोक हुआ, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बताया ही मैंने, काले घोड़े का भेद नहीं है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता था उस टाइम, ठीक है। काले हो तो काले हो, तुम काले हो, ठीक है। तो जो भी इंडियंस थे ना, सबको क्या मानते थे, काले मानते थे, ठीक है। बट अपने आप को क्या समझते थे, सुपीरियरिटी समझते थे, बोलते थे सिविलाइज्ड है हम भाई, हाँ सिविलाइज्ड है, और तुम जो हो काले हो, तुम क्या हो, काले हो, ठीक है। और तुम अपने आप को नहीं बोलना, ठीक है, मैं जस्ट जोक कर रहा, ठीक है। हो भी तो और क्या है, तो है ना भाई, हम भी तो काले हैं, ठीक है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि रेलवे, है ना, रेस्टोरेंट, सैलरी, रिक्रूटमेंट, इस सब में क्या हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, ठीक है। लाइक रेलवे में देखो कि जो भी कितना भी अमीर क्यों ना हो, बट उनको क्या था, अलाउड नहीं था फर्स्ट टिकट में, ठीक है। फर्स्ट जो टिकट बोलते हैं फर्स्ट हाउस का, उसका नहीं मिल रहा था। रेस्टोरेंट वगैरह में अलाउड नहीं था। तुम लोग देखे होगे कि डॉग्स, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, एक पढ़े होगे अगर मीम्स वगैरह देखे होते हो, है ना। तुम लोग तो आजकल ज्यादा ही देखते हो ना मीम्स वगैरह, तो वो सब मिला हुआ तुमको रेस्टोरेंट नहीं। तो अब क्या हुआ ना कि रेस्टोरेंट्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, बट क्या हुआ कि आफ्टर इंडियन ओरिजिन पीपल बिकेम द पीएम ऑफ ब्रिटेन, इंडियंस भी गए और क्या है, डॉग्स भी गए, ठीक है। ऐसा देखा गया था, मीम में बोला गया था, ठीक है। सैलरी, अब देखो सैलरी और रिक्रूटमेंट मतलब था भर्ती, ठीक है, याद रखना भर्ती। अब जैसे सोल्जर्स का क्या करते थे, भर्ती करते थे, है ना। तो इससे क्या हो रहा था ना कि जो
क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनको ज्यादा प्रमोशन मिल रहा था, सैलरी भी एज कम्पेयर टू द इंडियंस, उनको ज्यादा प्रमोशन मिल रहा था, सैलरी भी ज्यादा मिल रहा था। अरे क्या, और ये देखो इंडियंस पीपल इनको क्या करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करके करके क्या करते थे, लोअर पोस्ट दे देते हैं, है ना। जो इन लोगों के लिए हाई पोस्ट रहता था, इन लोगों के लिए क्या था, लो पोस्ट रहता था, समझे, यहाँ से स्टार्ट होता था। बट इसके लिए देखो, जैसे एग्जांपल सूबेदार, सूबेदार हो गया फौजी में, ठीक है, सूबेदार लोअर लेवल था, जो इंडियंस के लिए हाई था, बट ब्रिटिशर्स के लिए क्या था, वो लेवल था, लोअर था, ठीक है, ठीक है। अब देखो अमीन का एक था, अमीन समझते हो ना, गांव देहात में होता है, लाइक लैंड मेजरमेंट सिस्टम जो उसको बोलते हैं, लैंड मेजर करते हैं, तो वो अभी उस टाइम जो चल रहा था, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंडियंस के लिए हाईएस्ट पोस्ट था, ठीक है, बट वही ब्रिटिशर्स के लिए वो लोएस्ट लगता था, सबसे लोएस्ट था, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, इंग्लिश एजुकेटेड लीडर्स, अभी बताया मैंने कि जो भी ब्रिटिश एजुकेटेड पीपल्स थे वो क्या कर रहे थे, इंपैक्ट डाल रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे, जो भी वेस्टर्न से ये सब क्या कर रहे थे, जो भी हमारे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, या जो भी थे, महात्मा गांधी भी थे, तो वो सब क्या कर रहे थे, लंदन यही सब जगह से पढ़ के आए थे। अब ये क्या कर रहे थे कि ये इंपैक्ट डाल रहे थे, ठीक है, ये इंपैक्ट डाल रहे थे, कैसे, अपने लिबरल आइडियाज को प्रमोट करके, जैसे हमको भी चाहिए, अब क्या, मुझे भी हक चाहिए ना, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि मुझे भी अब हक चाहिए, लिबरल चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, है ना भाई। चलो देखो, एक्सपोजर ऑफ लिबरल आइडियाज बताए ना भी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, समझ आया, ये समझ आया ना। इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स, अब देखो बहुत सारा इवेंट्स भी हुआ उस टाइम, कि क्या हो रहा था ना, कि क्या कर रहा था, इवेंट्स लाइक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी, इल्बर्ट बिल्स, आर्म्स एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड सुने हुए होंगे, है ना। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड था क्या, जिसमें जनरल डायर बोला ओपन फायर, ठीक है, कौन बोला, जनरल डायर ओपन फायर, ठीक है, कौन बोला, जनरल, बट ऑर्डर दिया था माइकल ओ डायर, याद हो रहा होगा, जैसे तुम लोग पढ़ लो, हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे शायद एज क्लास 10th ऑफ हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ चुके हैं इसको, तो तुम लोग अच्छे से वो कर रहे होगे, रिवाइज कर पा रहे होगे, ठीक है। तो वो बोले थे माइकल ओ डायर उस टाइम के क्या थे, क्या थे, गवर्नर थे, याद आया। तो और उस टाइम जनरल डायर क्या थे, कमांडर थे, वो ऑर्डर देते हैं ओपन फायर करने के लिए, जिससे क्या होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। आर्म्स एक्ट क्या था कि बिना किसी लाइसेंस का तुम आर्म्स नहीं रख सकते, मतलब गोली बंदूक कट्टा देसी, जानते हो ना। चलो देखो, इल्बर्ट बिल्स, इल्बर्ट बिल क्या था मालूम है, नहीं भी पता है, ठीक है, हम सुन लो क्या होता है। इल्बर्ट बिल में था क्या कि तुम अगर क्या है ना, कि अगर तुम ब्रिटिशर्स हो, ठीक है, और इंडियंस हो, पहले तो क्या था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही देते थे इंडियंस, सॉरी ब्रिटिशर्स ही देते थे सबको, क्या सबको सजा देते थे, ठीक है। बट इल्बर्ट बिल के बाद क्या हुआ कि अब इंडियंस को भी अलाउड कर दिया गया कि तुम भी अब ब्रिटिशर्स को या इंडियंस को सजा दे सकते हो। बट इससे क्या हुआ, व्हाइट मैन्स बर्डन थियोरी, याद है, व्हाइट मैन्स बर्डन थियोरी, जो अपने आप को सिविलाइज समझता था, ठीक है, अपने आप को क्या समझता था, हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी जो भी चीज है। व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी क्या होता है, अपने आप को सभ्य मानता था कि हम उच्च कोटि के क्या है, सी कैटेगरी के लोग हैं। तो ये अपने आप को क्या मानते थे, सभ्य लोग मानते थे। और इन लोगों को क्या मानते थे, इंडियंस, तो बोला कि तुम चट्टा, तुम हमको क्या दोगे, तुम हमको सजा दोगे, ये कह रहे थे, ठीक है। अब आगे देखो, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, माना जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है ना, माना जाता है ना, हाँ माना ही जाता होगा, ठीक है, माना जाता है भाई। अगर ये नहीं होते तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग कैसे होते हैं, अगर एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कैसे हो जाता, ठीक है। तो आईएनसी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इंडियन लीग जो कौन लिखे थे, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, और बॉम्बे एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, ये सब थे, ठीक है। अब देखो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या किए, आईएनसी का काम क्या था पता है तुमको, नहीं पता, देखो आईएनसी का एक काम था मीडिएटर का रूप में काम करना, बिचौलिया नहीं होता है, समझते हो ना, जैसे ब्याह वगैरह में क्या होता है कि एक बिचौलिया होता है, उसको बोलते हैं क्या, अगुआ बोलते हैं, है ना, जानते हो ना। तो अगुआ में क्या होता है कि मीडिएटर होता है, एक लड़का की तरफ से वही होता है, लड़की की भी तरफ से वही होता है। ये क्या करता है, इनके बाद कोई ये बताता है, इनके बाद कोई ये बताता है, समझ आया, मतलब इनके बाद कोई ये बताएगा, इनके बाद कोई ये बताएगा। मीडिएटर कौन है, आईएनसी। अब आईएनसी क्या कर रहा था कि पीपल्स का जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये क्या करते थे, सुनते थे, बोलते थे बाबूजी बता दीजिए, ये कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, हाँ
तक ये बोलते थे हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं हम कर देंगे, बस ऐसे ही चलता था और कुछ नहीं। ठीक है, बात बेसिकली क्या था, पीसफुल प्रोटेस्ट कर, पीस मतलब तीन, एक था 3PP 3P था, ठीक है, प्रोटेस्ट, ठीक है, और भी सारे थे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, पीस क्या नाम था, छोड़ो जाने दो। तो ये बताएंगे, अभी पढ़ेंगे इंडियन कांग्रेस के बारे में। तो देखो हो क्या रहा था, आईएनसी का काम क्या था, सीधा समझो, मीडिएटर के रूप में काम करना, लोगों के प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करना और जाके ब्रिटिशर्स को बताना, बस यही काम था। ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड बोलते हैं ना, आराम से प्यार से बाबूजी कर दीजिए, ठीक है, हाँ जा कर देंगे, ठीक है जाओ। अब बोलते हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, कर देंगे तुम्हारा, समझ आया। अब देखो फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, इटली का एकीकरण जो है ना, नेशनलिज्म इन यूरोप, ये सब सीधा समझो, नेशनलिज्म इन यूरोप क्या किया, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला किस पे, हमारे इंडियंस रिवोल्यूशनरी लीडर्स पे। ये क्या सोचे कि अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम ऐसे हो, याद आया हमें, हम लोग इस अपने आप को इतना सब सेफ्टी महसूस करते हैं कि तो हम बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, याद आया। चलो देखो, तो ये क्या बोलते हैं कि रशियन रिवोल्यूशन, लाइक रशियन रिवोल्यूशन में जो सोशलिज्म आया, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इटली में जो नेशनलिज्म मूवमेंट आया, इससे क्या हुआ कि हमारे इंडियन लीडर्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला, और ये क्या किए, नेशनलिज्म को प्रमोट किया। ठीक है, डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट में जैसे बताया रेलवे में क्या करता था, रेलवे तो बेसिकली लाया था किस लिए, अपने ट्रेड पर्पस के लिए, ठीक है, ट्रेड पर्पस के लिए, बट था ट्रेड पर्पस के लिए था, बट ऐसा नहीं सोचना कि हमारे लिए लाए थे, नहीं, तुम्हारे लिए नहीं लाए थे, तुम्हारा कोई औकात नहीं था तुम्हारे बैठने के लिए। ठीक है, वो बेसिकली क्या करते थे, सोल्जर्स का सप्लाई करने के लिए, और दूसरा क्या, ट्रेड करने के लिए, दो ही चीज करने के लिए क्या करती है, एस्टैब्लिश किए थे रेलवे का, कौन किए थे, डलहौजी, याद रखना। ठीक है, डलहौजी क्या किए थे बताओ, डलहौजी रेलवे का एस्टैब्लिश किए थे। और ठीक है, इसके साथ साथ पता है डलहौजी क्या किया था, पता है, पोस्ट ऑफिस, जानते हो, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो होता है ना, पोस्ट ऑफिस, यही एस्टैब्लिश किया था। पीडब्ल्यूडी के बारे में जानते हो, पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये भी यही लाए थे। ठीक है, और भी सारे थे, ठीक है, जो कि ये बहुत ज्यादा क्या किए थे, डेवलप किया था ना। इसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कह सकते हैं ना, मॉडर्न इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट करने में डलहौजी का बहुत बड़ा रोल था। जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे वगैरह, हाँ, ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राम भी वही लाए थे, डलहौजी। टेलीग्राम कौन लाए थे, नाम रखना, नाम याद रखना, ठीक है, डलहौजी। ठीक है, रेलवे या जो भी हो गया, टेलीग्राम वगैरह, ये सब कौन लाया था, डलहौजी। टेलीग्राम वही टेलीग्राम नहीं, ऐप में, ये मत सोच लेना, अरे तार वाला फोन, टरिंग टरिंग, हेलो कौन, मैं बोल रही है ना, हम बोल रहे, ठीक है, तो वो नहीं। ठीक है, कौन था कौन, डलहौजी बाबू। ठीक है, कौन था, डलहौजी बाबू। चलो आगे देखो, एक था सोशियो एंड रिलीजियस मूवमेंट। अभी बताया कि सोशियो एंड रिलीजियस मूवमेंट क्या कर रहा था, ठीक था, तुम तो सोच रहे हो बढ़िया किया, बट हिंदू के कंटेक्स्ट में देखो, हिंदू के कंटेक्स्ट में देख के देखो एक बार, कि अगर तुम मान लो एक शादी करते हैं हिंदू में, ठीक है, नहीं समझो कि विधवा को, हाँ इतना समझो कि विधवा को पुनर्विवाह करने का अलाउड नहीं है, अभी भी है, नहीं है, हाँ ना, एक बार विधवा हो जाता है मतलब सारी जिंदगी भर क्या रहो, विधवा ही रहो, और उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। इतना ज्यादा क्या हो रहा था, प्रताड़ना हो रहा था उनके साथ। अब देखो, एक स्त्री मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, उसमें क्या होता है ना कि उजला कपड़ा पहना के, साड़ी पहना के, उजला मतलब साड़ी पहना के टकला कर दिया जाता था, और भेज दिया जाता था, पता है क्या, बाहर वगैरह भेज दिया जाता था, मठ वगैरह में, टेम्पल्स वगैरह में, ताकि गांव से दूर रहे, और उसके कारण हमको आपत्ति का मतलब वो झेलना ना पड़े, बस इसीलिए, नथिंग एल्स। पता नहीं क्या था उनके। देखो एज ए हिंदू कंटेक्स्ट हमारे लिए सही है, जो भी है हमको सही है, बट एज ए देखो लिबरल्स आदमी जो सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, अब देखो सोसाइटी को चेंज कौन करना चाहते थे, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये सब पता है कौन लिखे थे, जैसे दयानंद सरस्वती के बारे में सुने हो, राजा राम मोहन नायक के बारे में सुने हो, है ना, विवेकानंद के बारे में सुने हो, वही सब थे, क्या थे, ये सब सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, यही सब क्या थे, लिबरल्स थे। रामकृष्ण मिशन कौन लिखे थे, विवेकानंद, मतलब लिखे नहीं थे, स्टैब्लिश किए थे, विवेकानंद। ठीक है, ब्रह्मो समाज कौन किए थे, राजा राम
मोहन रॉय, ठीक है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग याद नहीं करना, ठीक है, बस सुनते जाओ। था आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग ये जो थे ये सब लिबरल्स थे, ठीक है। कौन थे, कौन थे, लिबरल्स थे, जो क्या चाहते थे कि हमारे सोसाइटी में क्या है, चेंज आए, ठीक है। सोसाइटी में क्या है, चेंज आए, ठीक है। तो ये सब लिबरल्स आदमी थे जो सोसाइटी और हिंदुइज्म के खिलाफ गए थे। हिंदुइज्म के खिलाफ तो नहीं गए थे, बट उसी के खिलाफ क्या कर रहे थे, जैसे हमारे हिंदू में क्या थे, मोनोथिज्म नहीं था, पॉलीथिज्म था, मतलब हर एक भगवान को मानना। बट विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ये सब आए तो क्या कर रहे थे, ये सब मोनोथिज्म को बिलीव करवाना चाह रहे थे कि हाँ मोनोथिज्म आना चाहिए, एक भगवान को मानो, जैसे मुस्लिम लोग मानते हैं, जैसे अल्लाह को मानते हैं। इससे क्या होता, इससे क्या इंपैक्ट पड़ता, इससे इंपैक्ट ये पड़ता ना कि हम लोग भी उनकी तरह एकता को बोध कराते, सेंस ऑफ यूनिटी आता, जिससे क्या होता है, नेशनलिज्म। अगर देखो एक बात समझो कि अगर हम हिंदू मुस्लिम हिंदू और कास्टिज्म और ये हिंदू के प्रोपेगेंडा में ही फंसे रहेंगे तो क्या हम ब्रिटिश के खिलाफ जा पाएंगे, नहीं ना। तो इनका यही मुद्दा था, ठीक है, लिबरल्स का यही मुद्दा था कि अगर इस सब से तुम हट जाओ, दूर हट जाओगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद तुम देखोगे तो ब्रिटिश हमारे साथ कैसे कर रहे हो। तुमको क्या कर रहा है ना, हिंदू मुस्लिम में बंटवा दे रहा है, हिंदुइज्म और हिंदुइज्म के कास्ट के बीच में बंटवा दे रहा है, ये सब क्या कर रहा है, ये सब उलझा के रख रहा है। और हम वो क्या कर रहा था, ऊपर से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, ठीक है। चलो, तो ये सब कारण था, बहुत सारा कारण है, ऐसा नहीं है कि ऐसा, अभी वो बहुत सारा कारण। तो मेन कारण जो है ये सब, ठीक है। आगे बढ़े, समझ आया, एक बार समझो फिर से, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो राजा राम मोहन राय लगाए थे, ठीक है। जो हाई टैक्सेशन क्यों कर रहा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम, 1914 टू 1918, ठीक है। सोशल एंड रिलीजियस जो जैसे रिफॉर्म आ गया, बैन ऑफ सती प्रथा। सती प्रथा को बैन कौन किया था, पता है, बताओ, कमेंट बताओ, ठीक है। अलाउड नहीं, चाइल्ड मैरिज को क्या करना, बैन करना। अलाउड किया था किसका, विडो रीमैरिज एक्ट कौन किया था, कैनिंग से याद रखना, कनिंग मतलब होता है बहुत तेज, धूर्त, चालाक, ठीक है। तो जो भी चालाक होता है ना वो विधवा से विवाह करता है, हाँ? करेगा, ठीक है। चले देखो, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड पोएट्री, ठीक है। रोल ऑफ प्रेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बताया, जैसे क्या, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, उसके ऊपर बोझ है, बर्डन है कि बेटा तुमको हम क्या करना है, सुधारना है, हाँ समझ जो। सीनियर्स का क्या होता है, सीनियर्स वैसे ही करते हैं ना अपने वो जूनियर को कि बेटा समझ जाओ नहीं तो सुधार देंगे, वही चीज था, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ लिबरल आइडियाज बताया, ब्रिटिश एजुकेटेड पर्सन जो भी हमारे ब्रिटेन से आए थे वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम में बिलीव कर रहे थे, तो वो भी सोच रहे थे कि हमारे इंडिया में यही आए, ठीक है, लिबर्टी आए, फ्रीडम आए, ठीक है। और क्या हुआ, बहुत सारे इवेंट्स हो गया, आर्म्स एक्ट, आर्म्स में क्या है, गोली बंदूक नहीं रखना है। इल्बर्ट विल ने क्या कर रहा था, इंडियंस को अलाउड कर दिया था कि तुम ब्रिटिशर्स को भी सजा दे सकते हो, है ना, ठीक है। ये था जालियांवाला बाग, जानते हो, ओपन फायर डायर, ठीक है। अब देखो, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएनसी का काम क्या था बताया, कि मीडिएटर के रूप में काम करना, अगुआ के रूप में काम करना। जहां अगुआ वर्ड आएगा आईएनसी को देख लेना, ठीक है। चलो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट में लाइक रेलवे एंड कम्युनिकेशन में टेलीग्राम वही फोन वाला जो बड़े बड़े तार होते थे ना, तो वो तार सिस्टम जो पहले था ना, वो ये टेलीग्राम डलहौजी लाए थे। और क्या कहते हैं, रेलवे को भी डलहौजी लाए थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, देखो, वीर तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ, है ना। आप देखो, कोलोनियलिज्म, सबसे पहले बहुत सारा इसमें टर्म मिलेगा, सबसे पहले उसको हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। कोलोनियलिज्म का मतलब होता क्या है, ठीक है, कोलोनियलिज्म, ठीक है, सीधा बोलो कोलोनियलिज्म, ठीक है, कोलोनियलिज्म, ठीक है। अब देखो, द रूल बाय अ पावरफुल कंट्री इनटू अनदर कंट्री बाय एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज विद इन एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो सीधा समझो, फालतू है, फर्जी है, ठीक है। देखो बात क्या है ना, कि उस टाइम क्या चल रहा था, यूरोप में रिवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर का प्रमोशन हो रहा था। तो क्या होना, उनको चाहिए था क्या, रॉ मटेरियल्स, उनको चाहिए था क्या, पैसा,
पैसा, सुने हो, दास संगा, ये पैसा, ठीक है। अब देखो इनको चाहिए था क्या, पैसा, एक बेसिकली सबसे ज्यादा मोटिव चाहिए था उसको, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। और दूसरा चीज क्या था कि रॉ मटेरियल्स चाहिए था उसको। तीसरा क्या, स्पाइसेस, जो भी ट्रेड करने के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये ब्रिटेन लोग जाते हैं कहाँ पे, हमारे इंडिया में आते हैं। इनके पीछे कहानी पता है, कहानी सुना क्या, देखो कहानी था क्या ना, देखो यहाँ पे समझो कहानी था क्या। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। ऐसे मान लो ये हमारा, ये यूरोप हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा अफ्रीका हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, यूरोप। ये क्या हो गया, इंडिया, ठीक है। ये क्या हो गया, अफ्रीका। गाना सुने हो, अफ्रीका से आया मेरा दोस्त, नहीं, अफ्रीका से, लंदन से आया मेरा दोस्त। चलो देखो, आगे नहीं बोलना, ठीक है। देखो अब देखो चल क्या रहा था उस टाइम, चल क्या रहा था, फॉग नहीं चल रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पर यूरोप में क्या डिमांड हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ रहा था, क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स का डिमांड बढ़ा, ठीक है, डिमांड बढ़ा इसका, ठीक है। ऊपर से क्या, इनको चाहिए था स्पाइसेस, देखते हो चखना के साथ दारू, हाँ, चखना के साथ दारू के साथ चखना तो चाहिए होता है, चाहिए था। जैसे देखो वहां पे है ना, यूरोप है, ठंडा प्रदेश है, उसको चाहिए क्या, मसाला चाहिए, ठीक है, जो टेस्टी टेस्टी लगता था उसको, वेरी वेरी, ठीक है। अब इनको चाहिए था स्पाइसेस, बेसिकली स्पाइसेस चाहिए था, बिकॉज ही इज लिविंग इन द वेयर, कोल्ड एरिया, कोल्ड रीजन, ठीक है। तो स्पाइसेस चाहिए था और उसको रॉ मटेरियल्स के लिए मिल नहीं रहा था, ठीक है। रॉ मटेरियल्स का कोई, इसको इनको पता था कि ईस्ट में मिलता है, पता था, ऐसा नहीं है कि नहीं पता था, पता था, पहले से भी ट्रेड रूट होता था, जैसे सिल्क रूट, सिल्क रूट के बारे में जानते हो, पहले इधर से होता था, बट लैंड रूट होते हुए जाता था, ठीक है, लैंड रूट होते हुए। इधर इनको पता ही नहीं था कि इधर सी रूट भी है। अब क्या होता है कि यूरोप से लोग निकलते हैं, क्या करने के लिए, ट्रेड पर्पस करने के लिए, कॉलोनीज बैठाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं, फिर दूसरा आदमी आते हैं, पोर्तुगीज आते हैं, तो फिर यहाँ पे आते हैं, जानते हो ये सब पढ़े हो, ठीक है, बढ़िया। यूरोप ऐसे आते हैं, ठीक है, इस माध्यम से अफ्रीका को पार करते हुए और इंडिया में आते हैं। क्यों आते हैं, सबसे पहला चीज तो स्पाइसेस बताया मैंने, रॉ मटेरियल्स बताया। सबसे तीसरा कारण क्या था पता है, तीसरा कारण था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, है ना, नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना था, मतलब क्रिश्चियन को प्रमोट करना था, ठीक है, ये भी एक कारण था। तो देखो एक और कारण क्या था, कॉलोनीज को बैठाना, क्योंकि इसको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो ये क्या कर रहे थे, पावरफुल कंट्री लाइक ब्रिटेन, अब ब्रिटेन आए कहां पे, इंडिया में, और क्या करने लगे, अपना कॉलोनी बैठाए। कॉलोनी मतलब समझते हो ना, जो भी गांव, मतलब शहर वगैरह में कॉलोनी होता है, तो वो क्या करे, वो दूसरे लोग दूसरे जगह से आते हैं, गांव से आते हैं, यहाँ पे कॉलोनी में रहते हैं कि नहीं। वैसे ही ठीक क्या हुआ कि ब्रिटेन से आए और हमारे इंडिया में क्या हुआ, स्टैब्लिश कर लिया अपना ट्रेड पर्पस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म। तो इसको पढ़ेंगे क्या, इंडिया में कॉलोनाइजेशन, ठीक है, कॉलोनाइजेशन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इंडिया में कॉलोनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। अब देखो वैसे ही सब जगह करते हैं, अपना कॉलोनियलिज्म करते हैं, यहां भी करते हैं, यहां भी करते हैं। तो एक चीज हम समझे ना कि कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है क्या होता है, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि फ्रॉम द पावरफुल कंट्री, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एक्टिविटी गोइंग टू एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन अनदर कंट्री, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझ आया, मतलब पैसा कमाने के लिए दूसरे कंट्री में जाते हैं और पैसा कमाते हैं, और यहाँ पे शासन भी करते हैं, रूल भी करते हैं। एक चीज याद रखना, जैसे हमारे इंडिया में क्या कर रहे थे ब्रिटेन्स लोग, कि यहाँ पे रूल भी कर रहे थे, एक तो रूल कर रहे थे, दूसरा ट्रेड भी कर रहे थे, और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी करके पैसा कहाँ भेज रहे थे, हम अपने ब्रिटेन में भेज रहे थे, समझ आया।
इसको क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन। ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हो, समझो समझो यहाँ पे कोलोनाइज, देखो समझ आया, द रूल बाय अ पावरफुल कंट्री, मतलब रूल करना पावरफुल कंट्री के द्वारा इनटू अनदर कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे समझो अनदर कंट्री इंडिया, बाय एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज, कॉलोनीज एस्टैब्लिश किया। जैसे गांव के लोग शहर में आते हैं तो कॉलोनीज में रहते, कहते हैं हम बड़े लोग हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, बट आते किस लिए, कमाने के लिए, पैसा कमाने, पैसा याद रखना, ठीक है, विथ एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अब देखो द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखो उस टाइम चल क्या रहा था, 1914 से 1948 तक, ठीक है, क्या चल रहा था, वर्ल्ड वार। अब तुम लोग बताना कि किसके किसी बीच में अलायंस हुआ था और कौन कौन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और कौन कौन ट्रीटी बनाया था, बताओ, कमेंट करके बताना, ठीक है। अब भी के अब भी, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड वार चल रहा था, उस टाइम इंपैक्ट इतना ज्यादा पड़ा ना, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार होता क्या है, ठीक है, कितने सारे कारण होते हैं जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखो उस टाइम वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार से सबसे पहले सीधा समझो वर्ल्ड वार से होता क्या है, सीधा समझो वर्ल्ड वार से क्या होता है। वर्ल्ड वार से सबसे बड़ा कारण होता है कि शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल गुड्स, लाइक खाने का पीने का चीज जो भी होता है हमारा, वो डिस्टर्ब हो जाता है, एकदम सप्लाई बंदे हो जाता है। अब देखो यूक्रेन रशिया में मान लो वार चल रहा है, तो ये जो पहले इकोनॉमिक और एक्टिविटी होता था यूक्रेन और रशिया में, ये तो बंद हो जाएगा ना, तो ये क्या इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा, ठीक है, ये इम्पैक्ट डाल रहा था, ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ कि डिस्टर्ब द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, जैसे क्रॉप फेलियर हो गया था। अब भाई वर्ल्ड वार चलेगा तो क्या होगा, क्रॉप फेलियर होगा। अब क्रॉप फेलियर होगा तो जैसे क्या सुनते हो, डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है, जब क्या होता है प्राइस भी बढ़ जाता है ना, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है, पता है ना। जैसे जो भी हमारे एरिया में देखते हैं कि लाइक फ्लड आता है तो लहसुन वगैरह दह जाता है बाढ़ में, तो क्या होता है, लहसुन का डिमांड बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं। तो वैसे ही सेम चीज क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म हो गया, शॉर्टेज हो गया, जिससे क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। और क्या हुआ कि जो अब मान लो प्राइस बढ़ गया, प्राइस महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ेगा तो ठीक है, अमीर तो लोग तो गुजर बसर कर ही लेंगे जितना पैसा कमा के रखे हैं, लेकिन अमीर लोग सॉरी गरीब लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग जाएंगे कहाँ, झोपड़ी में है नहीं, कहीं तो कुछ करेंगे ना। तो इससे क्या हुआ कि फरमाइन आ गया, ठीक है, इकोनॉमिक जो जिससे सप्लाई ऑफ गुड्स को क्या खत्म हो गया, जिससे क्या हुआ, फरमाइन आया, ठीक है, फरमाइन आपातकाल। फिर क्या हुआ, हार्डशिप इन नेचर, मतलब यही सब आपातकाल की स्थिति आ गया, जिससे कॉमन पीपल को क्या हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान पड़ा, ठीक है, कॉमन पीपल को क्या हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। अब देखो हाई टैक्सेशन एंड ड्यूटीज, देखो बताए थे तुमको पहले ही बताए थे कि हाई टैक्सेशन एंड ड्यूटीज कैसे हो गया था, हाई टैक्सेशन जैसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। अब वर्ल्ड वार में जो पैसा खर्च हो रहा है उसको तो कहीं से कॉम्प्रोमाइज करना है ना, तो कहां से कर रहा था, इंडियन पीपल्स पे, कैसे, लैंड रेवेन्यू टैक्स लगा के, ठीक है, टैक्स लगा के क्या कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, ठीक है। अब उस सबसे बड़ी चीज है ना कि उस टाइम प्लेग फैला था, हैजा जिसको बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में। जैसे अभी कोरोना आया था ना, कब आया था पता नहीं चला, कोरोना आया था ना, तो क्या हुआ था, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था कि नहीं। तो उस टाइम में क्या हुआ, प्लेग आया था, जिससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, ठीक है, जान माल की क्षति बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम जैसे आप समझ लो, अभी तुम फील कर सकते हो जैसे कोरोना में कितना इंपैक्ट डाला था, वैसे ही प्लेग डाला, सारा इकोनॉमिक बूस्ट, मतलब जो बूस्ट हो रहा था सब क्या हुआ, थप के थप बैठ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं डिप्रेशन में चले जाना, इकोनॉमिक डिप्रेशन, वो डिस्प्रेशन वाला नहीं समझ लेना, ठीक है। इससे होता है इकोनॉमिक डाउनफॉल होता है, निगेटिव ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। अब देखो सप्लाई सोल्जर्स, अब देखो तीसरा कारण क्या था कि फोर्सफुली रिक्रूट कर रहे थे, मतलब भर्ती कर रहे थे सोल्जर्स का बिना इंडियंस के परमिशन के, ठीक है। एक एक्ट आया था, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ये था क्या, 1956 में आया था, हाँ आई होप फोर्स। इसमें क्या कर रहा था कि आपको हम समुद्र के पार भी ले जा सकते हैं, 7 समुद्र, चांद के पार नहीं, समुद्र के पार। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था, हम आपके विदाउट कंसेंट ऑफ योर, हाँ, हम क्या कर सकते हैं, आपको समुद्र के पार भी ले जा सकते हैं, ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट। और इसको क्या कर रहे थे, इसको कर रहे थे कहां पे, सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो सप्लाई सोल्जर्स कर रहे थे कहां पे, जहां पे यूरोप में वार हो रहा है, यहाँ देखो सप्लाई सोल्जर्स, ठीक है, कि फोर्सफुली रिक्रूट कर रहे थे, भर्ती कर रहे थे, उसको कहां भेज रहे थे, यूरोप में, जहां पे वर्ल्ड वार चल रहा है। ये तो अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं लगेगा ना इंडियंस को। और देखो सबसे पहले एक मान्यता था ना हमारे इंडियंस में, सोसाइटी में मान्यता था कि अगर तुम समुद्र पार करते हो, ठीक है, समुद्र पार करके जाते हो, चांद के पार ले जाइबा का, सुने हो ना,
तो उस टाइम क्या था ना कि समुद्र पार, ठीक है, समुद्र पार करके ले जा रहे हो, ठीक है, तो वो मान्यता क्या था ना कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। अब तुम अभी सावन चल रहा है, सीधा समझो सावन चल रहा है, अब सावन में तो मीट चिकन तो खा नहीं सकते, अगर जहां खाए कंट्रोल तो करना होगा, कहा जहां खाए वहां धर्म भ्रष्ट, ठीक है, वहां से तुमको समाज क्या करेगा, धक्का धक्का देगी यार, बोलेगी भागो यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ही सेम सिचुएशन चल रहा था कहाँ पे इंडियंस पीपल्स के साथ, ठीक है, कि फोर्सफुली रिक्रूट कर रहे थे, ऊपर से कहाँ भेज रहे थे, सप्लाई ऑफ सोल्जर्स इन यूरोप, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि इंपैक्ट डाला हम लोग को, हमारी इंडियन सोसाइटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, वर्ल्ड वार का। ये तो बताया कि टैक्सेशन क्यों किया, क्योंकि वो करना था, कॉम्प्रोमाइज करना था, कहीं से ना कहीं से करना था, ठीक है। प्राइसेस हाई हो गया था, प्राइसेस हाई क्यों हो गया जानते ही हो, जैसे ही क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड्स हुआ, डिमांड बढ़ गया, जैसे लहसुन घट गया, दाम बढ़ गया, बाढ़ वगैरह में बह गया, उससे क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया किसका, लहसुन का। तो वैसे ही था, ठीक है। इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर, जैसे हमारा बढ़ गया था भाई डिफेंस में, क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था, डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब इसमें खर्च बढ़ गया था, ठीक है। अब देखो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, अब देखो क्या होता है, समझो, कमिंग ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया, ये समझ गए। अब देखो, अब आते हैं बापू का रौला जमता है ना, तेरे शहर में हुक्का वजे राव साहब का, हाँ, तो यही राव साहब आप करते हैं एंट्री, वाइल्ड कार्ड एंट्री में, महात्मा गांधी। अब देखो देखो महात्मा गांधी इससे फ्रीडम स्ट्रगल से पहले कहां पे है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अभी यहाँ पे साउथ अफ्रीका बनाए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, ये इंडिया में है। तो साउथ अफ्रीका से आते हैं हमारे इंडिया में महात्मा गांधी। कौन, महात्मा गांधी। कब आते हैं, 9 जनवरी 1915, याद रखना कब, 9 जनवरी 1915 को, कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। कहां से आए थे, साउथ अफ्रीका से, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है, टू इंडिया। अब इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, जानते हो, ठीक है, नहीं जानते हो तो जान लो, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। अब देखो 9 जनवरी 1915 को आते हैं, तो होता क्या है, महात्मा गांधी आ गए। अब कब है, 9 जनवरी 1915 को। अब आके मिलते हैं डायरेक्ट किनसे, गोपाल कृष्ण गोखले। किनसे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे पता है, पॉलिटिकल गुरुजी, ये गुरुजी थे हमारे, यहाँ गुरुजी, है ना, गुरुजी थे किनके, महात्मा गांधी के, पॉलिटिकल गुरु। अब इनसे जाके मिलते हैं कौन, महात्मा गांधी, और पूछते हैं कि गुरुजी हम करे का, हाँ, तब बोला कि इधर आओ दिखाते हैं। तो क्या बोलते हैं गुरुजी, ध्यान दो, ठीक है, इसको छोड़ो, देखो यहां पे बोलते हैं गुरुजी अब हम करें क्या, हम तो आ गए हैं, ठीक है, बोलते हैं कि क्या करें अब गुरुजी, ठीक है। तो बोलते हैं कि गुरुजी, ठीक है, यहां पे देखो देखो ये मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से, गुरुजी से, अपने से, और बोलते हैं कि गुरुजी अब हम क्या करें, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि तुम कुछ मत करो, तुम अभी 2 साल तक अभी भ्रमण करो, इंडिया को देखो, जांचो परखो क्या हो रहा है, ठीक है। अब बोले गोपाल कृष्ण गोखले जो पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है, और ये क्या करते हैं, 2 साल तक इंडिया घूमते हैं, ठीक है, 2 साल तक। अब इसी भ्रमण के दौरान क्या होता है कि 1916 के चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है, चंपारण सॉरी लखनऊ सेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। कब करते हैं, 1916 के लखनऊ सेशन में फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मतलब इससे पहले गांधी जी घूम रहे हैं, फिर रहे, मस्त
ठीक है, देख रहे हैं, और उसके पीछे पगलाइल कौन है, ब्रिटिशर्स की। कर क्या रहा है ये, कर क्या रहा है ये, जरा देखो इसको। बट कर तो कुछ नहीं रहा था, घूम रहे थे, देख रहे थे। हाँ भाई घूम रहे हैं, घूमने में भी क्या है, प्रॉब्लम है क्या तुमको? ठीक है, तो लखनऊ सेशन में सबसे पहली बार क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। होता क्या है, ये भी पूछने वाला था, लखनऊ सेशन, ठीक है, लखनऊ में ही होता है। अब यहाँ पे इनको मिलते कौन, राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला जी, ठीक है। यहाँ पे कौन मिलता है इनको, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। अब देखो राजकुमार शुक्ला मिलते हैं, ठीक है। अब राजकुमार शुक्ला से बोलते हैं कि राजकुमार शुक्ला कहाँ के थे, हमारे ही बिहार के थे, ठीक है। कहाँ के, बिहार के, बिहार के थे। तो राजकुमार शुक्ला क्या कर रहे थे कि ये पीजेंट्स रिवोल्ट कर रहे थे, कहाँ से, चंपारण से। अब आया यहाँ से शुरू, चंपारण रिवोल्ट इन बिहार, जो चंपारण हो ना, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सुने हो ना, तो यहाँ से कोई होंगे, है ना, तुम लोग होगे क्या, ठीक है। तो चंपारण में क्या होता है, चंपारण में एक सिस्टम बना रहता है, कौन सा सिस्टम, तीन कठिया सिस्टम, तीन कठिया सिस्टम, नाम क्या था, तीन कठिया सिस्टम। देखो, तीन कट्ठा बो दिया धनिया है जान, सुने हो, तीन कठिया, तीन कठिया सिस्टम, ठीक है। ये था क्या कि हर एक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना है, इंडिगो का खेती करना है, ठीक है, इंडिगो, नील का खेती करना। मेरा नाम अनिल हुआ है, तो ऐसे अनिल। ऐसे एक और चीज बताया था, अम्ल जो होता है नीला, जो अम्ल में नीला क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इससे ट्रिक से याद सकते हो, मेरे नाम से अनिल याद रखना, ठीक है। अम्ल जो होता है नीला लिटमस लाल हो जाता है, याद रखना। और क्या था, नील का खेती करना था, नील मतलब इंडिगो, इंडिगो। हर एक 20 कट्ठा में, कट्ठा समझो ना, हर एक 20 कट्ठा में क्या करना है, 3 कट्ठा तो तुमको उगाना ही है, उसके बाद तुम जो करना है सो करो, ठीक है, जो करना है सो करो, ठीक है। अब देखो यही 3 कठिया सिस्टम को कौन कर रहे थे रिवोल्ट, चंपारण के कौन थे, राजकुमार शुक्ला, राजा जी, है ना, राजा जी क्या कर रहे थे, राजकुमार शुक्ला रिवोल्ट कर रहे थे। तो यही प्रस्ताव लेके जाते हैं गांधी जी 1916 में, 1916 के लखनऊ सेशन में, और जाते हैं, बोलते हैं कि बाबूजी हमारा ये क्या कर दीजिए, प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। किनको बोले, गांधी जी को। कौन बोले, राजकुमार शुक्ला। कहाँ जाते हैं, लखनऊ सेशन में, याद है, लखनऊ सेशन में, ठीक है। लखनऊ सेशन में जाते हैं, बोलते हैं कि गांधी जी हमारे बाबूजी हमारा ये प्रॉब्लम है, देख लीजिए, एक बार आ जाइए हमारे इंडिया में, सॉरी बिहार में, एक बार देख लीजिए, तो आपका रोला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, हाँ, तो आप महान है, ठीक है, आप कौन है, महान है। तो यहां से स्टार्ट होता है, क्या होता है स्टार्ट, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी आते हैं और चंपारण सत्याग्रह स्टैब्लिश करते हैं, और चंपारण सत्याग्रह को जो 3 कठिया सिस्टम था उसमें अबोलिश भी किया जाता है, सक्सेसफुली होता है। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय 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 हुम, महात्मा गांधी, याद रहेगा, महात्मा गांधी, ठीक है। इधर समझ आया। आप देखो, देखो ये बोल रहे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह करना, बस वही होता है। नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, मास अगर एजिटेशन करना है, तो क्या है कि एक ही चीज है, ट्रुथ, ये तो जानते हो, अहिंसा परमो धर्म, सत्य, हाँ, अहिंसा परमो, ये सब सब उनका क्या था, हथियार था एक तरह से। देखो ना कि क्या करना है, विदाउट बीइंग अग्रेसिव, असत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, बिना वायलेंस के, ठीक है, क्या कर सकता है, जीत सकता, ठीक है। कौन, सत्याग्रही, जो जिसके पास क्या है, सच्चाई है, सच्चाई का मुद्दा है, हाँ? सच बात को किस बात का आंच है ना, कहावत कुछ करके है ना ऐसा कुछ, सच में आंच कहाँ, ठीक है। तो कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो, चलो देखो, तो अहिंसा, सत्य, हंगर स्ट्राइक, ये सब का क्या था, सत्याग्रह ही मेरी ताकत, ये सब क्या था, ताकत था उनका, है ना। चलो आगे देखो, ये समझ आया कि गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, बोलते हैं कि तू, है ना, तेरे बिन सुन, अरे ये नहीं पढ़ना, तेरे बिन सुनी सुनी है बाहर, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण ही मीट हिज पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले एंड इनवाइट्स हिम टू ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, बताए 2 साल के लिए क्या करो, तुम भ्रमण करो,
लेकिन उसी टाइम में क्या होते हैं, लखनऊ सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां मिलते हैं कौन, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला क्या बताते हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, और वहां से स्टार्ट होता है चंपारण सत्याग्रह और फर्स्ट सक्सेसफुली सत्याग्रह हो भी जाता है। ठीक है, आगे देखो चंपारण सत्याग्रह बताए, अभी बताए। ठीक है, अब देखो था क्या, राजकुमार शुक्ला पता है, राजकुमार शुक्ला मीट महात्मा गांधी इन लखनऊ सेशन। अभी पता चला कि लखनऊ सेशन ऑफ 1916 में क्या किए थे, राजकुमार शुक्ला मिले थे किनसे, महात्मा गांधी सर। बोले थे बाबूजी काम मेरा करवा दीजिए। हाँ, 3 कट्ठे सिस्टम के खिलाफ था। 3/20 कट्ठा में क्या करना था, खेती करना था, टू कल्टीवेट इंडिगो इन एवरी थर्ड पार्ट ऑफ 20 कट्ठा। अब देखो फिर उसके बाद तो एकदम क्या बन गया, सिस्टम फाड़ देंगे, वही वाला सिस्टम आ गया किसका, महात्मा गांधी। आप तो बोले कि आप बेटा कोई भी हो सबको रेल दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो 1917 में क्या होता है, खेरा सत्याग्रह होता है, इसमें भी क्या होता है, पीजेंट्स रिवोल्ट होता है, इसमें भी सक्सेसफुल हो जाता है। फिर देखो 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है, इसमें भी सक्सेसफुल हो जाता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या था कि बोनस के लिए लड़ रहे थे ये लोग। ठीक है, उस टाइम प्लेग फैला था और प्लेग में जब कोरोना जैसे आया था तो सबको क्या चाहिए था, बोनस चाहिए था। इसमें कम ही बोनस दे रहे थे, इसलिए क्या कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, हंगर स्ट्राइक किए महात्मा गांधी, उनको भी मिल गया आजादी। हाँ, मतलब सक्सेसफुली मिल गया उनको, बोनस मिल गया। खेरा में क्या था, पीजेंट रिवोल्ट था गुजरात में। ठीक है, क्रॉप फेलियर हो गया था, यही सब था प्रॉब्लम। पीजेंट डिमांडेड रिलैक्सेशन इन द लैंड रेवेन्यू टैक्स एंड ही सक्सीडेड। क्या हुआ, सक्सीड हो गया। लैंड रेवेन्यू में बोला क्या कि रिलैक्स करिए, कम कर दीजिए, छूट कर दीजिए, माफ कर दीजिए, यही वो क्या बोल रहा था यहाँ खेरा का। तो याद रखना खेरा कब हुआ था, 1917 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था, 1918। एक चीज क्वेश्चन याद रखना कि फॉर द फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी हंगर स्ट्राइक कब करते हैं, चंपारण नहीं, कौन सा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसको बोलते हैं अहमदाबाद हंगर स्ट्राइक भी बोलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट मिल ऑनर्स रिगार्डिंग बोनस। पता है कि बोनस मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स था, क्या कर रहे थे ये लोग, विद्रोह कर रहे थे, ये भी सक्सेसफुली हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो खिलाफत इशू बोले ना अभी। ठीक है, अब चल क्या रहा था, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। पता है क्या है इसके पीछे बैकग्राउंड, क्या है खिलाफत और नॉन कॉपरेशन के पीछे बैकग्राउंड है क्या। ठीक है, अब समझो बैकग्राउंड इसके पीछे क्या है। चल रहा था वर्ल्ड वार 1914 से 1900, हाँ तो 1914 से 1918 चल रहा था। ठीक है, अब उस टाइम क्या हुआ ना कि टर्की एक आदमी था, टर्की, देखो यहां पे, देखो ये टर्की के खलीफा थे। ठीक है, इनके पोस्ट से क्या करते हैं, इनको पोस्ट से हटा दिया जाता है, खलीफा के टाइटल से हटा दिया जाता है, टर्की इसमें हार जाता है। हराने वाला कौन था, ब्रिटेन। ठीक है, वर्ल्ड वार में, यूरोप में ये चल रहा है चीज। ठीक है, यूरोप में ऐसा चल रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है कि क्या कि ब्रिटिश क्या करते हैं, इनको हरा देते हैं, इनके पोस्ट से खलीफा के पोस्ट से हटा देते हैं। जिससे क्या होता है ना कि जो इंडियन मुस्लिम थे, लाइक जो भी है हमारे इंडियन मुस्लिम, इनको क्या मानते थे, स्पिरिचुअल हेड मानते थे। किनको, खलीफा को। इंडियन मुस्लिम नहीं, हर एक जगह के लोग, मतलब स्पिरिचुअल लीडर थे पूरे वर्ल्ड का, है ना। इंडियन मुस्लिम मुस्लिम सोसाइटी के स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे, कौन, खलीफा, है ना। और ये कौन थे, ब्रिटिश हरा दिए थे। ठीक है, इतना पता है। अब यहां से क्या होता है, एजिटेशन स्टार्ट हो जाता है, कहां पे, मोहम्मद अली और शौकत अली के लीडरशिप में। ठीक है, इसका कमेटी बनाते हैं, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन मार्च 1919। एक कमेटी बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, खिलाफत कमेटी बनाते हैं ताकि हमारा खलीफा का जो पोस्ट गिव अप कर लिया गया है, रिनाउंस कर लिया गया, फिर से उनको मिल ले। ठीक है, तो इनके लीडर्स में कौन सा लीडर, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो लीडर्स के लीडरशिप में क्या होता है, स्टार्ट होता है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अब इसमें महात्मा गांधी बोलते हैं या यू आर गुड ब्रो, यू आर, जो भी तुम बोल रहे हो सही हो। ठीक है, तो इनको अपॉर्चुनिटी एक दिखता है हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी, जहां मौका मिलता है, क्या मिलता है, ठीक है, जहां मौका मिलता है गांधी जी देख लेते हैं अपना, हाँ कि कहां से फेम मिलने वाला है, नहीं तो वही देख रहे थे क्या कि महात्मा गांधी सीधा अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द हिंदू एंड मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, क्या इससे क्या हुआ कि हिंदू तो पहले ही साथ में है, कि हिंदू तो लड़ ही रहा है, ऊपर से मुस्लिम का अगर यूनाइट करना है तो क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी आए और इनको बोले कि या यू आर राइट ब्रो, है ना। महात्मा गांधी चिल आदमी थे, पर्सन है, एकदम मन शांति से सोचते थे और रिवोल्ट स्टार्ट कर देते थे। तो यहीं से स्टार्ट होता है क्या, वही देखो, तो खिलाफत इशू बताए, वर्ल्ड वार देखो, ऑटोमन तुर्क
खलीफा वे आर डिफीटेड बाय ब्रिटिश एंड रिमूव फ्रॉम देयर टेरिटरी, उसका रिमूव टेरिटरी से हटा दिया गया। खिलाफत कमेटी बना इन द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली और शौकत अली, इनका बोल शॉर्टकट में बोल सकते हैं अली ब्रदर्स, क्या बोल सकते हैं, अली ब्रदर्स, ठीक है। पता है महात्मा गांधी सी द अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, हाँ पीपल्स, हाँ टू यूनाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ लड़। अब देखो चोर चोर मौसेरा भाई जानते हो कि नहीं, चोर चोर मौसेरा भाई, यो चोर है यो चोर है, अब मालिक है वो इधर है, हाँ तो ये दोनों मिल जाएगा, दोनों मिला के चोरी करेगा, नहीं जानते, ठीक है। चोर चोर इसी को बोलते हैं मौसेरा भाई, है ना। ठीक है, देखो फिर क्या होता है कि कलकत्ता सेशन 1920 में क्या होता है, महात्मा गांधी लॉन्च कर देते हैं इन द लीडरशिप ऑफ, हाँ लीडर ऑफ द एंड, मतलब कन्विंस कर लेता है आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कलकत्ता सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बट गांधी जी का एक मोटिव था कि हमको 1 साल में स्वराज ले लेना है, लेकिन मुस्लिम्स का वही क्या मोटिव था कि हमको खलीफा का टाइटल को फिर से वापस दिला देना है। देख रहे हो सबका अलग अलग मोटिव था, हाँ समझ ही रहे हो, ठीक है। तो महात्मा गांधी कन्विंस अदर लीडर्स ऑफ द नीड एंड स्टार्टेड, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं वहां से, है ना, इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। मतलब देखो सबका मुद्दा अलग था, गांधी जी का मुद्दा अलग था, ठीक है, और किनका, खिलाफत इशू का जो कम्युनिटी बना था उसका मुद्दा अलग था, ठीक है। देखो तो यही क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, फिर वहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग कल से ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योरसेल्फ, है ना, तुम्हारे खुद के लिए ही पढ़ना है, ठीक है, समाज में अगर तुमको नामों वगैरह करना है, ठीक है। चलो तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हो इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है लाइक वाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो कल से।